जब इन्हें जेल में लाया गया तो शुरू से ही प्रिजन वार्डन को पता था ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं। ये मर्डर, रोबरी या किसी अपराध के लिए कैद नहीं हैं, बल्कि ये हैं राजनीतिक नेता। जेल खासकर इन्हीं लोगों को कैद करने के लिए बनाया गया था, मगर जब इनके 3 लीडर को बंदी बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए इन्हें जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये तीनों थे एक कार के इंजन की तरह, जिसके बिना कार होती है टीन का डिब्बा। बाहर निकलने की कई तरकीबें अपनाई गई, जैसे वार फ्रेम को पार करना, सुरंग बनाना तथा गार्ड को चकमा देना, मगर इन सभी में सफल होने की अपेक्षा असफल होने के चांसेस अधिक थे। ये समय है साल 1970 का दशक। ये है उस समय का आयरलैंड। ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर जब आयरलैंड स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब भी नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन के अंडर ही रहा। नॉर्दर्न आयरलैंड जहां प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में थे और ब्रिटिश सपोर्टर्स, वहीं कैथोलिक माइनॉरिटी अपने अधिकारों के लिए तरसते रहे। उनके साथ भेदभाव, रोजगार में असमानता, शिक्षा में बायस और पुलिस की ब्रुटैलिटी आम बात थी। ऐसे माहौल में IRA एक आंदोलन से बढ़कर एक जुनून बन गई। IRA मींस आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। यह वहां की एक मिलिटेंट ग्रुप थी जो नॉर्दर्न आयरलैंड के हितों के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करती थी। उनका सपना था एक पूर्ण इंडिपेंडेंट यूनिफाइड आयरलैंड। IRA ने मान लिया कि ब्रिटिश शासन से आजादी अब सिर्फ डायलॉग से ही नहीं बल्कि फोर्स से ही संभव है। IRA ने बम धमाके, हत्याएं और किडनैपिंग जैसे तरीकों से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को चुनौती दी। इन सबके बीच डबलिन स्थित माउंट जॉय प्रिजन बन चुका था एक सिंबल, ब्रिटिश व आयरिश गवर्नमेंट की गिरफ्त में फंसी क्रांति का प्रतीक। IRA के कई सीनियर लीडर यहीं कैद थे। ये जेल बन गई थी राजनीतिक आग को कुचलने की कोशिश का सेंटर। लेकिन दीवारें कितनी भी ऊंची हो, विचारों को नहीं रोक सकती। माउंट जॉय प्रिजन IRA के क्रांतिकारियों से भरी पड़ी थी। इसमें IRA के 4 सीनियर लीडर कैद थे। पहला सेमस सुमेन, दूसरा सेमस स्ट्रोमी, तीसरा JB ओहेगन तथा चौथा केविन मेलन। ये सब IRA के नॉर्दर्न कमांड के सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट थे। इनमें ट्रोमी और मेलन की जेल में मौजूदगी IRA के लीडरशिप के लिए भारी धक्का था। ये चारों बस कैदी नहीं थे, वे योजना बना रहे थे ऐसे जेल ब्रेक करने की जो पूरी दुनिया को दिखाए कि IRA की ताकत को जंजीरें नहीं बांध सकती। इस प्रिजन की बनावट किसी पुराने किले जैसी थी। ऊंची मोटी दीवारें, 30 फीट ऊंचाई तक गुंबददार वॉच टावर जिसमें मशीन गन लिए गार्ड, मेन डोर जो बाहर की दुनिया से किसी का भी संबंध काट देता पर तैनात होते हैं। माउंट जॉय में IRA के कैदियों के लिए एक अलग सेक्शन था जहां वे मिलकर रणनीति बनाते, टीच करते और बाहरी दुनिया से सीक्रेट तरीके से कांटेक्ट बनाए रखते। जेल के गार्डों को दुश्मन की सेना माना गया। हर इंफॉर्मेशन का यूज योजना के लिए होता। माउंट जॉय प्रिजन के ऑफिसर्स को यह समझ था कि ये कैदी किसी रोबरी या मर्डर के लिए बंदी नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेवल के सेंटर में है। इसलिए IRA के कैदियों की निगरानी मोर सिक्रेटिव, अलग भोजन व्यवस्था, हर एक्टिविटी पर रिपोर्टिंग। लेकिन जितना अधिक प्रशासन ने उन्हें काबू में रखने की कोशिश की, उतना ही अधिक भीतर से प्लानिंग बन रही थी। चारों को अलग अलग ब्लॉक में रखा गया था, लेकिन उनके विचार और कम्युनिकेशन अंधेरी कोठरी की सीमाओं को पार कर चुके थे। कैदी अपने कोड और सीक्रेट सिग्नल के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखते थे। किताबों की अदला बदली में छिपे संदेश, वॉशरूम में दीवारों पर कोड, लोएस और विजिटर के जरिए बाहर संदेश भेजने हो सकते थे। ये क्लियर था, बाहर बैठा लीडरशिप अपने टॉप कैदियों को छुड़ाना चाहता है और इस बार योजना कुछ अलग थी। माउंट जॉय प्रिजन में बैठे लीडर्स को पता था गवर्नमेंट उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बाहर निकलने के लिए एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू हुई जो जेल तक पहुंचने का हो, जो पुलिस या सेना की निगरानी से भी परे हो। समय के साथ IRA ऑर्गेनाइजेशन के बिखरने का खतरा था। उनका मानना था इन 4 मुख्य लोगों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना जरूरी है। उनकी जानकारी और उनकी एबिलिटी के बिना IRA कैंपियन शायद आगे नहीं बढ़ पाता। अविश्वसनीय रूप से भागने की योजना लगभग उनके सामने ही आ गई जब एक IRA मेंबर टेलीविजन देख रहा था। प्रोग्राम था एक ड्रामा जिसमें जेल से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। अगर IRA ये कर पाते हैं तो ये दुनिया में पहली बार होता। 2 लोगों ने सोचा कि अगर एक हेलीकॉप्टर को ठीक जेल के मैदान में उतारा जाए तो महज चंद सेकंड में वे निकल सकते हैं। लेकिन सोच और एक्शन के बीच था एक लंबा और खतरनाक रास्ता। IRA का बाहरी नेटवर्क एक्टिव होता है, मैप तैयार किए गए,
माउंट जॉय प्रिजन के ग्राउंड, वॉच टावर्स, गेट्स, हेलीकॉप्टर कैसे और कहां से किराए पर लिए जाएं। इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ ये भी सोचा गया कि पायलट को कैसे चकमा दिया जाए या उसे मजबूर किया जाए। सब कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल था कि पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एयरलिफ्ट। फाइनली वक्त है 21 अक्टूबर साल 1973। यह वह समय है जब लियोनार्ड नाम का एक अमेरिकी आज से 10 दिन बाद 31 अक्टूबर को हैलोवीन के दिन दोपहर 3 बजे के लिए जॉय फ्लाई बुक की। जेल के कुछ ही कैदियों को पता था कि फरारी होने वाली है। उन्हें पता था कि ये जेल के डीलिंग में 1973 की हैलोवीन के करीब 3:30 बजे होने वाली है। हैलोवीन एक तरह का खेल है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। IRA ने अपने नेताओं को हेलीकॉप्टर से आजादी दिलाने की प्लानिंग बनाई थी जो अब तक कभी नहीं आजमाई गई। यह एक ऐसा ब्रेकआउट था जो जेल की बड़ी कमजोरी को एक्सपोज कर देता। यह IRA के सबसे कट्टर कैदी थे और यह हैरान करने वाली बात थी कि वहां सुरक्षा बहुत कम थी। उनकी भागने की प्लानिंग का मेन की जेल के वार्डरूम की कमजोरी थी जो भागने में सहायक बन सकती है। वहाँ वार्डन ऑब्वियसली निहत्थे थे और वे हथियार एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। जेल में पूरे 6 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनमें से केवल एक के पास हथियार था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। वहाँ कोई मिलिट्री ड्यूटी नहीं थी, इसके बाद भी उनके बीच एक गंभीर टेररिस्ट और क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद था। एक बहाने के तौर पर कैदियों ने जेल के मैदान पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गैली फुटबॉल का खेल ऑर्गेनाइज किया ताकि हेलीकॉप्टर दोपहर 3:30 बजे उतर सके। फाइनली वक्त आ चुका है 31 अक्टूबर साल 1973। प्रिजन ग्राउंड में फुटबॉल मैच प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, जबकि जेल में कैदियों का ग्रुप बहाने के तौर पर खेले जा रहे गैलिक फुटबॉल मैच को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। प्रिजन अथॉरिटी ने पिच को गैलिक स्टाइल में चिन्हित किया। अगर आप गैलिक स्टाइल जानते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा घेरा होता है। इनका पूरा मकसद यही था कि हेलीकॉप्टर को एक सिग्नल दिया जाए कि उन्हें कहां उतरना है। आज सिर्फ 8 गार्ड ड्यूटी पर थे। 4 कैदी अंधेरे आसमान को देख रहे थे। यह ऐसा था जैसे कोई टूरिस्ट मैनहट्टन में घूम रहा हो, हर कोई ऊपर देख रहा था। इंतजार किया जा रहा था हेलीकॉप्टर का, लेकिन हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरअसल यहाँ पर पायलट ने सोचा था कि खराब मौसम के कारण उड़ान रद्द हो जाएगी। यही सोचकर वे एक लंबे लंच के लिए चले गए थे। जब पायलट ही नहीं है तो भागने की प्लानिंग नाकामयाब होती दिख रही थी। देरी से ही सही हेलीकॉप्टर 3:25 पर उड़ान भरी। देरी से उड़ान भरने के कारण मिस्टर लियोनार्ड काफी गुस्से में थे। थोड़े समय के बाद पायलट को पास के फील्ड में उतरने को कहा ताकि अपना कैमरा टूल्स ले सकें। पायलट ने उनके आदेश को माना और नीचे आए। जब हेलीकॉप्टर फील्ड में लैंड किया तो पायलट बताते हैं वह शख्स बाहर निकला। निकलने के जस्ट बाद डबलिन से 2 आदमी हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। दोनों के चेहरे पर मास्क तथा हाथ में हथियार था। पायलट कुछ समझ पाता बहुत देरी हो चुकी थी। एक उसे काबू में लिया तो दूसरा हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और पायलट को उड़ान भरने का आदेश दिया। अब समय हो रहा था 3:40 और प्लानिंग खतरनाक रूप से समय से पीछे चल रही थी। जबकि जेल में भागने की प्लानिंग बना रहे कैदियों में से एक को देरी होने से ऐसा लगा कि सारी योजना फेल हो गई है। हार मानकर लौट गया वापस अपने सेल में। कुछ 23 कैदी अब भी ग्राउंड में थे जिन पर 8 निहत्थे गार्ड नजर रखे हुए हैं। अचानक एक गार्ड ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वह जेल के सामने ही नीचे आ रहा था। उसे लगा कि बस यह आर्मी है। एक विशाल हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज फील्ड के ठीक ऊपर क्लियरली दिखाई दी, कुछ ऐसा ही जैसा आप किसी फिल्म में देखते हैं। जब पायलट ने देखा कि उन्हें जेल के अंदर उतरना है तो वे थोड़ा थोड़ा चिंतित हो गए क्योंकि वह जगह बहुत छोटी और लिमिटेड थी। अपनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 निहत्थे गार्डों ने सोचा ये किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अचानक यात्रा है। ऐसे में कैदियों को सरप्राइज करने का फायदा मिला। गार्ड्स को उस समय बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट लग रहा था। किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी जेल के यार्ड में हेलीकॉप्टर उतरेगा। अब समय आ चुका था तीनों IRA लीडर कैदियों का। वे हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। यहाँ कैदियों का काम यह कंफर्म करना था कि एक्सरसाइज यार्ड में जो गार्ड पोस्ट पर हैं वे कोई ऐसी हरकत न करें जिससे तीनों को हेलीकॉप्टर में चढ़ने से रोका जा सके। तीनों को समय देने के लिए बाकी कैदियों को रोक कर रखते हैं। जब तक गार्ड दौड़कर पहुंचे हेलीकॉप्टर हवा में था, उतरने ही वाला था। बस उतरा ही था कि एक कैदी दौड़कर चढ़ रहा है। एक आदमी ने दूसरे से कहा पीछे रहो। वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह कह रहा है कि पीछे रहो।
तीन लोग हेलीकॉप्टर में बैठ गए और दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ सही होने के बाद भी प्रॉब्लम आ गई। उसमें पूरा फ्यूल टैंक है और 5 लोग सवार हैं। हो सकता है कि दीवारों को पार करने के लिए बहुत भारी हो जाए। अगर भागने की कोशिश में IRA के लिए कुछ भी गलत होता तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता। उनको इतनी असफल कोशिश के लिए पूरी तरह मूर्ख समझा जाता। पायलट के सर पर बंदूक तानी गई है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। वह हेलीकॉप्टर को हवा में खींच ले जाता है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और जेल की दीवारों के ऊपर निकल जाते हैं। भागने वाले सफल हो गए हैं। वे ऊपर आसमान में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। जेलर तो बस हैरान थे। वे देख सकते हैं कि सभी कैदी यार्ड में नाच रहे हैं। वार्डन को अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उनमें से एक ने चिल्लाया कि गेट बंद करो, गेट बंद करो। गेट का इस भागने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह निराशा और घबराहट थी। जेल में अलार्म बज उठे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। जहां तक चौथे IRA कैदी की बात थी जो देरी होने से सेल में चला गया था, वह अपनी सेल की सलाखों से देख सकता है कैसे गायब हो रही है उसकी आजादी की टिकट। अगर चौथे कैदी को भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा दिया जाता तो शायद वे जिंदा नहीं बचते। माउंट जॉय जेल की 3 सबसे महत्वपूर्ण कैदियों की चौंकाने वाली फरारी ने पूरे आयरलैंड में सनसनी फैला दी। ये IRA के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी जीत थी। भागे कैदियों ने उस रात रिपब्लिकन गीतों, रेबल्स गीतों और जयकारों के साथ देर रात तक शायद 2 बजे तक जश्न मनाया। हेलीकॉप्टर पायलट को जेल से कुछ ही किलोमीटर दूर रेसकोर्स पर पाया गया। पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस फरारी ने आयरलैंड के सबसे बड़े मैनहंट को जन्म दिया। ये वही एलोटेड हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल फरारी में किया गया था। इसे 2 दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया, जिसे आयरिश हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने अमेरिकी समझा। 20,000 पर्सनल मिलिट्री इन लोगों की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें ना ही फरार हुए 3 लोगों का कोई सुराग मिला और ना ही रहस्यमय मिस्टर लियोनार्ड जिसने हेलीकॉप्टर बुक किया था। लगभग 10 दिन बाद सुबह 5:30 बजे बिना किसी सूचना के सभी IRA कैदी को जगा दिया गया। उन्हें बसों में बैठाकर मिडलैंड की एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल पोर्टली में ले जाया गया। आगे से वे वहीं रहे। तीनों की तलाश शुरू हुई तो पुलिस को सिर्फ इतना पता था, हेलीकॉप्टर ने जेल से भागने के कुछ मिनट बाद एक सुनसान मैदान में लैंड किया। वहां से तीनों कैदी अलग अलग दिशा में गाड़ियों से रवाना हो चुके थे। नाकों पर तलाशी और सीमाओं पर छापे के साथ कस्बों तक जांच शुरू हुई। हजारों वाहन की तलाशी, रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ, IRA से जुड़े पुराने सस्पेक्ट पर निगरानी और फार्म हाउस पर छापे मारे गए, लेकिन तीनों जैसे हवा में गायब हो गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था ये भगोड़े सीमा पार करके वापस बेलफास्ट पहुंच सकते हैं। ब्रिटेन ने आयरलैंड पर दबाव डाला कि उन्हें तुरंत पकड़ा जाए, जबकि फरार हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों के नेटवर्क के जरिए छुपाया गया था। बुरी किस्मत इनकी आज़ादी कुछ ही महीनों की रही। दिसंबर 1973 में मेलन को डबलिन से 75 किलोमीटर दूर पकड़ा गया, जबकि बाकी दोनों की खोज अभी भी जारी रही। 2 साल बाद ओहेक को जेल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 2 साल बाद साल 1977 सीमस को डबलिन में एक तेज रफ्तार पुलिस पीछा करने के बाद पकड़ लिया गया। तीनों को उनकी बाकी सजा काटने के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया, इस बार एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल में।